लेकिन खाओ अभी। चलें जी। ओके, तो भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कल हमने पढ़ी थी कि हमारे साल का टैक्स रेट जो है वो 35% है। अगले साल गवर्नमेंट ने कहा कि पिछले साल का रेट आपका 37% है रिट्रोस्पेक्टिवली। फिर भी इसको कौन सा इवेंट लेंगे? नॉन एडजस्टिंग इवेंट लेंगे। निकाल लें पीओ ओवर टाइम। बस कर दे खुदा के लिए, बस कर दे, हमें पता चल गया साइमल्टेनियसली रिसीव एंड कंज्यूम, जान ले लें हमारी। निकालें जी पीओ सेटिस्फाइड ओवर टाइम। अच्छा चले मैं तो बस कर दूं, लेकिन आप में से कोई हाथ खड़ा करके बता दे कि तीसरा जो सिनेरियो है उसको किसी ने याद कर लिया हो तो हाथ खड़ा करके बता दें। एंटिटी परफॉर्मेंस is not creating an asset with an alternative use to entity, and if customer cancel the contract, then entity has a legal right to payment for performance completed to date. Okay, मोबाइल कढ़ लीए भाईजान, क्योंकि नाल नाल तुहानू आंसर भी वॉइस नोट च दसने ने। कैफ 5 चलें जी, बंदियां वाला खुल गया व्हाट्सएप। अच्छा तो पेज नंबर 535। तो पॉइंट 1 का आंसर आप इस तरह पेपर में लिखाइएगा ना। एक तो वो ऑप्शन थी ना, मैंने कहा था तीनों को पहले लिखाइएगा फिर रेफर करते रहिएगा, लेकिन मैं इस तरह दूसरे तरीके से बता रहा हूं कि if the customer simultaneously receive and consume the benefits provided by entity's performance as entity performs, then the revenue is recorded over time. Then the revenue is recorded over time. In this case, the alpha is providing administrative support service to beta. So the beta is simultaneously receiving and consuming the benefit provided by alpha, as the alpha performs. So entity is transferring the control over time and it is satisfying a PO over time. बस ये लिख के आना था। ये पहले पार्ट का जवाब हो गया, ये वॉइस नोट हमारा मुकम्मल हो गया पहला वाला। दूसरा वाला भी साथ ही कर देते हैं। अच्छा ये जो लिखा हुआ ना, गैमा इज डेवलपिंग अ रेजिडेंशियल सोसाइटी, तो ये गैमा रेजिडेंशियल सोसाइटी अपनी ज़मीन पे बना रही होगी, ये हमारे घर आके नहीं बना रही। तो इसलिए वो जो पार्ट 2 है ना वो नहीं इधर पूरा होगा। पार्ट 1 तो वैसे ही नहीं पूरा होगा क्योंकि कोई मुझे घर बना के दे रहा है तो मैं साथ साथ कंज्यूम नहीं कर सकता ना, घर की नेचर ऐसी नहीं है। तो इसमें मेरे ख्याल से बेहतर है तीसरा सिनेरियो ही लगाएंगे, लेकिन वो भी अभी देखना पड़ेगा लगाना है या नहीं। पहले दो तो फेल हो गए। तीसरा, गैमा एक सोसाइटी बना रहा है जिसमें मुझे उसने घर देना है, मैंने घर खरीदने का मायदा कर लिया है, कंट्रोल ट्रांसफर होगा मुझे घर का एंड पे, यानी कि उसने वाजे निगेट कर दिया पॉइंट 2 को। पॉइंट 2 कह रहा था साथ साथ कंट्रोल ट्रांसफर होगा, वो कह रहा है कंट्रोल ट्रांसफर होगा एंड पे। लेकिन कोई मसला नहीं, अगर एंड पे भी कंट्रोल ट्रांसफर होना हो कोई मसला नहीं,
मैंने एक खास किस्म की कुर्सी बनाने को कहा है, खास किस्म का बेड बनाने को कहा है फर्नीचर वाले को, वो अपने इलाके में रह के बना रहा है, फिर भी कंट्रोल जो है वो हम साथ साथ ट्रांसफर ना भी हो कोई मसला नहीं, एंड पे ट्रांसफर हो, फिर भी वो रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर सकता है ओवर टाइम। अगर वो कुर्सी कोई खास किस्म की है और अगर मैं कस्टमर कैंसिल कर दूं ऑर्डर तो उसका अधूरे पैसे लेने का हक हो, तो फिर ऐसी सूरत में कंट्रोल ट्रांसफर होगा एट अ पॉइंट इन टाइम। बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी डेट पे मुझे चीज ट्रांसफर करेगा, बट द एंटिटी समझा जाएगा इज ट्रांसफरिंग द कंट्रोल ओवर टाइम। हालांकि मुझे डिलीवरी 2 साल बाद होगी, कुर्सी की साल बाद होगी, 6 महीने बाद होगी, बट समझा जाएगा एंटिटी इज ट्रांसफरिंग कंट्रोल साथ साथ, क्योंकि वो एक स्पेशल नेचर की चीज मेरे लिए बना रहा है जिसके अधूरे पैसे लेने का उसे हक है। तो हम वो लाइन लिख के आएंगे कि एंट्री कंट्रोल ट्रांसफर कर रही है साथ साथ, हालांकि 2 साल बाद चीज मिलनी है। अच्छा, द कंट्रोल ऑफ विला विल बी ट्रांसफर्ड वंस द सोसाइटी इज कंप्लीट। कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली मेंशन दैट नो कस्टमाइज्ड मॉडिफिकेशन विल बी मेड। इसका मतलब है कि देयर इज कॉन्ट्रैक्चुअल वो नो नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर एंटिटी, या कॉन्ट्रैक्चुअल नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर एंटिटी के किसी को दे सके, क्योंकि ये किस नेचर की चीज है, स्पेशल नेचर की चीज है। और आगे पढ़ें, डेल्टा इज रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट्स इन प्रोपोर्शन। भाई मेक पेमेंट्स बाद में देखेंगे, पहले स्पेशल नेचर वाला डिसाइड कर लें। फर्दर गैमा इज लायबल टू सॉरी इन केस इट इज टर्मिनेटेड बाय कस्टमर। अगर कस्टमर टर्मिनेट करे, अगर कस्टमर टर्मिनेट करे तो गैमा इस एसेट को किसी और को बेच सकती है। तो इसको ये मत देखें कि अगर कस्टमर कैंसिल करे तो आगे क्या है, इसको पिछली लाइन पहले पढ़ लें। कस्टमर अगर कैंसिल कर दे, गैमा किसी और को बेच सकती है, इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्चुअल रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, ना प्रैक्टिकली जो है वो कोई ऐसा एसेट है जो कि मुश्किल सा है, और ना हमने कॉन्ट्रैक्ट में रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो अल्लाह का शुक्र है, फिर बस साबित हुआ कि एसेट सादा सा है। एसेट सादा सा तब बनता है जब ना मैं उसे मना करूं और ना वो कोई खास चीज बना रहा हो, तो एसेट फिर सादा सा है। तो हम एंड की अगली वाली लाइन यहां डिस्कस ही नहीं करके आएंगे, तो यहां पर हम लिख के आएंगे, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब मैं पार्ट 2 का जवाब देने लगा हूं। The customer is not simultaneously receiving and consuming the benefits because it will be transferred after 2 years. Further, the entity performance is creating an asset, but the customer is not getting the control as it is created. So point B is also failed. And the last point, the entity performance is creating an asset with an alternative use to entity. ये लिख के आएंगे, ये असल में लाइन लिख के आएंगे, द एंटिटी परफॉर्मेंस इज क्रिएटिंग एन एसेट विद एन ऑल्टरनेटिव यूज टू एंटिटी, और आगे लिख के आएंगे बिकॉज इफ कस्टमर कैंसल द एसेट कैन बी सोल्ड टू एनी अदर। अगर ये कैंसिल भी कर दे तो किसी और पार्टी को बेचा जा सकता है। इसका मतलब है ये कोई स्पेशल नेचर का एसेट, या ये भी लिख सकते हैं कि कोई कस्टमाइज्ड मॉडिफिकेशन नहीं है, इसलिए ये कोई स्पेशल नेचर का एसेट नहीं है। और अगली बात फिर करने की जरूरत ही नहीं, एंड द एंटिटी वाली, क्योंकि तीसरा स्टेप लगाते पहली लाइन ही फेल हो गई। पहली लाइन ने कहा भाई जब भागो इधर से, तो पहले ने भी भगा दिया, दूसरे ने, तीसरे ने पहली लाइन पढ़ते ही भगा दिया, तो तीनों पॉइंट से भाग गए। एंड पे हम लिख के आएंगे देयरफॉर द एंटिटी ट्रांसफर्स द कंट्रोल एट अ पॉइंट इन टाइम। Therefore, entity transfers the control at a point in time and satisfies a PO at a point in time. Therefore, revenue will be recorded once the house is transferred to me. जब मुझे सोसाइटी कंप्लीट हो जाएगी तभी रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, उससे पहले रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होगा। अच्छा, अगला पढ़ें पॉइंट 3। Eta entered into a contract with Theta to develop a software for Theta. तो ईटा सेलर है। द सॉफ्टवेयर विल बी डिजाइन्ड स्पेसिफिकली टू मीट द थीटाज ऑपरेशन। अच्छा, यहां पे मैं जरा लिख के बता दें, ईटा एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद थीटा टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर फॉर थीटा। कहीं ऐसे लिखा हुआ है कि हमारी तरफ आके बना रहे हैं? तो आमतौर पे तो मेरे ख्याल से सॉफ्टवेयर डेवलपर्स अपने इलाके में ही रह के बनाते हैं। किसी लिखते सवाल में तो ज्यूम कर लीजिएगा कि हमारी तरफ आके बना रहे हैं।
तो सॉफ्टवेयर कोई ऐसी चीज तो है ही नहीं कि जैसे जैसे रिसीव करूं वैसे वैसे कंज्यूम करूं, और ये कहीं लिखा नहीं हुआ कि हमारी तरफ आके बना रहे हैं। तो आज आके फिर स्टेप अगेन कौन सा लगना है? तीसरा, द सॉफ्टवेयर विल बी डिजाइन स्पेसिफिकली टू मीट थीटा ऑपरेशनल नीड्स। इस लाइन का मतलब बताएं। द एंटिटी परफॉर्मेंस इज नॉट क्रिएटिंग एन एसेट विद एन एंटिटी यूज। एंटिटी के यूज का ये नहीं है। क्यों नहीं है एंटिटी के यूज का? स्पेशल नेचर का है। इसलिए पहला टेस्ट तो पास हो गया, अब अगला लगाना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि 50% पैसे शुरू में देंगे एडवांस और 50% पैसे कंप्लीशन ऑफ वर्क पे देंगे। थीटा डज नॉट हैव राइट टू कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, अगर ईटा ही खराब सॉफ्टवेयर बनाने लग जाए वो और बात है, इसको तो छोड़ें। असल में ये गेम हमारे हाथ में होती है। हम कोशिश करते हैं हम बुरा सॉफ्टवेयर ना बनाएं, कहते हैं अगर वही बुरा बनाने लगे, ये गेम तो हमारे हाथ में है, इसको छोड़ें। अभी कस्टमर कैंसिल कर ही नहीं सकता कॉन्ट्रैक्ट, कस्टमर कैंसिल कर ही नहीं सकता। भाई इस सिनेरियो में आप ये किया करेंगे कि अगर कस्टमर कैंसिल कर ही नहीं सकता तो दूसरा वाला टेस्ट हमेशा पास हो जाया करेगा। सुने क्यों? दूसरा वाला टेस्ट इसलिए पास हो जाया करेगा कि कस्टमर कैंसिल कर ही नहीं सकता कढ़ाई का ऑर्डर। जब कस्टमर शहद वाली कढ़ाई का ऑर्डर कैंसिल कर ही नहीं सकता तो मेरा बाय डिफॉल्ट पेमेंट का राइट बन जाता है। अधूरे क्या बल्कि पूरे काम के भी मैं पैसे ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि कस्टमर कैंसिल कर नहीं सकता ऑर्डर, मैं अपना पूरा काम करूंगा और जाके पूरे पैसे ले लूंगा। अधूरे क्या, यहां तो अधूरे से भी आगे पूरे पैसे लेने का हक है मेरा, क्योंकि मैंने उसको कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा दिया है कि तुम कैंसिल। तो ये जरा देखिएगा। हाँ, खुदा ना खास्ता अगर कभी पेपर में आ जाए कि कस्टमर कैंसिल नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अगर फिर भी कैंसिल कर दे तो उस मुल्क में फिर कस्टमर ही की चलती है, फिर जो है वो सेलर की नहीं चलती। एक बात बोलने लगा हूं, सुनिएगा। कॉन्ट्रैक्ट में अगर तो लिखे ना कि कस्टमर कैंसिल कर ही नहीं सकता, तो फिर दूसरा पॉइंट बाय डिफॉल्ट पूरा हो रहा होगा। सोचें क्यों? कस्टमर कैंसिल कर ही नहीं सकता कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर एंटिटी अधूरे क्या? एंटिटी का तो पूरे पैसे लेने का राइट है। जरा सोचिए जल्दी सोचें। आप लोग ये कॉलेज का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर ही नहीं सकते। हम सर्विस देते रहेंगे, आपसे पूरे पैसे लेंगे, हमें टेंशन ही नहीं दूसरे स्टेप की। हम मजबूत हो गए हैं। मैंने आपको बताया था सेकंड पॉइंट एंटिटी को मजबूत करता है। मेरी बात अब गौर से सुननी है। अगर सवाल में लिखते कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर ही नहीं सकता तो दूसरा पार्ट बाय डिफॉल्ट पास हो जाएगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कभी ऐसा लिख दे सवाल में कि कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता, लेकिन अगर कर दे, तो ये ना आप कहें यार नहीं कर सकते तो फिर क्यों कर रहे हैं? आप लोग भी तो कई चीजें हैं जो नहीं कर सकते जिंदगी, लेकिन आप लोग करते हैं। कोई बहुत सी चीजें मना की हैं, कोई घर वालों ने की है मना, कोई शरीयत ने की है मना, आप नहीं कर सकते उनको कर लेते हैं। तो ये मतलब ये नहीं कि कर नहीं सकता तो कर नहीं सकता का मतलब ये नहीं कि करेगा नहीं। खुदा ना खास्ता कभी पेपर में आ जाए, ऐसा कभी आया नहीं, खुदा ना खास्ता कभी पेपर में आ जाए कि कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता, और अगर उसने कैंसिल कर दिया तो फिर उस मुल्क में कोई ज्यादा लोग सेलर सुलर की कोर्ट्स वगैरह सुनते नहीं है, बस चलती उधर कस्टमर की ही है। तो फिर सेलर अगेन क्या हो गया? मजबूत या कमजोर? फिर बात ठीक है। लेकिन हम ये कंक्लूड करने लगे हैं अपने रजिस्टर पर कि अगर इफ कस्टमर कैनॉट कैंसल, अगर कस्टमर कैंसल नहीं कर सकता, अगर सवाल में यह लिखा हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट सेकेंड स्टेप ऑफ पॉइंट 3 पास। सेकेंड स्टेप पॉइंट 3 का क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। डन। इसको आगे मैं फिर एक्सप्लेन करता हूं अभी अगर जरूरत पड़ी। इसको ये तीसरे पॉइंट की डिस्कशन है। अब ये किताब पे देख लें, अगले या पिछले सफे पे कोई जगह खाली है। एक भाई तो पास पेपर क्वेश्चन 15 पे लिख रहे हैं, वो भी आइडियल जगह।
पास और क्वेश्चन 15 में खुली जगह है, लेकिन वहां से रेफर कर दीजिएगा, ये पीओ ओवर टाइम का एक कॉन्सेप्ट है। तो ये इसको कहते हैं कि पेपर में कुछ लाइनें आएंगी, उनकी बेस पे हम एक जहन में रट्टा सा इमेज जरूर बना के रखें ताकि कुछ प्लस माइनस हो जाए तो हम काबू कर सके चीज को। आप लोगों को ना ऐसे उसे समझ नहीं आना। सेकंड स्टेप, सेलर स्ट्रांग हो रहा है। सोचें, अगर कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कैंसिल कर सकता तो सेलर क्या हो रहा है? स्ट्रांग हो रहा है। क्यों स्ट्रांग हो रहा है? वो पैसे लेगा इससे, पैसे लेगा इससे। मुमताज। ओके, और इसको इंशाल्लाह हम एक्सपेंड करेंगे इफ कस्टमर कैन नॉट कैंसिल के आगे और भी कोई लाइन डाल के। चलें जी, अब हमारा कंक्लूजन, रूल ऑफ थंब बताएं। अगर कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता तो दूसरा पार्ट भी क्या हो गया? अच्छा, पहले दो रूल लगाना आसान होता है, तीसरे रूल में थोड़ा सोचना पड़ता है। आप तीसरे रूल के दोनों पॉइंट्स को प्लीज हाईलाइट करें। डिजाइन स्पेसिफिकली, थीटा डज नॉट हैव राइट टू टर्मिनेट। तो तीसरे पॉइंट का फर्स्ट हिस्सा पूरा हो गया और तीसरे पॉइंट का सेकंड हिस्सा पूरा हो गया। जी, पास पेपर क्वेश्चन 15 का 3, इसमें हम लिख के आएंगे। अच्छा, इसमें ना इस तरह लिखा करें कि फर्स्ट 2 टेस्ट विल नॉट पास बिकॉज द सॉफ्टवेयर विल बी डिलीवर्ड व्हेन इट इज कंप्लीट। इस तरह भी तो लिख सकते हैं, फर्स्ट 2 पार्ट्स आर नॉट फुलफिल्ड बिकॉज द सॉफ्टवेयर विल बी डिलीवर्ड व्हेन इट इज कंप्लीट। या फिर इस तरह लिखाइएगा, the customer is not simultaneously receiving and consuming the benefits of software, and the entity is creating but the customer is not controlling, therefore these two are failed. As far as point 3 is concerned, अब बड़ा खूबसूरत सा जवाब देखें, the entity performance is not creating an asset with a use to entity because, ये लफ्ज यहां से उठाया, फौरन सवाल में आए, because the asset is specifically designed to meet the customer operational needs, and वापस आए उधर, and the entity has enforceable right to payment for performance completed to date, एंटिटी का पैसे लेने का हक हमेशा मौजूद है because customer cannot cancel the contract. कस्टमर कैनॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता, इसलिए एंटिटी का राइट है। आप मुझे बताएं, एंटिटी क्यों मजबूत हो गई है ये बात सुनने के बाद कि कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता? कॉलेज वाले क्यों रिलैक्स हैं कि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते? क्योंकि कॉलेज वालों को अपना पता है कि वो परफॉर्म करते रहेंगे, अनलेस कॉलेज परफॉर्म बात हो रहा है उनको। अगर आप कॉलेज ही परफॉर्म करना खत्म करते फिर और बात है। कॉलेज वालों को पता है हम इंशाल्लाह, ये तो कॉलेज वालों के हाथ में गेम है, हम इंशाल्लाह परफॉर्म करते रहेंगे। लेकिन अगर कस्टमर जो है उसकी बात करें,
आपसे हमने राइट छीन लिया कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का, इसलिए हम मजबूत हो गए। अगर आप कैंसिल करते भी हैं कॉन्ट्रैक्ट, हम कोर्ट में ले जाएंगे, हम कहेंगे मैं चीज पूरी बना के देता हूं, चलो पैसे निकालो। आपके पास राइट ही नहीं था, आपको पैसे देने पड़ेंगे। वो मैंने एक छोटी सी अजीब सी बात की कि बाद में कोर्ट ही झंडी करा दे हमें, और हम ऐसे मुल्क के अंदर हैं जहां कोर्ट ही लिफ्ट नहीं कराता। अगर कुछ ऐसा सवाल में लिख दे तो फिर तो दोबारा कौन मजबूत हो गया? कस्टमर। लेकिन ऐसी लाइन मेरा नहीं ख्याल पेपर में आने का चांस है। ठीक है जी, इसी कॉन्सेप्ट को जरा बेहतर करके चलते हैं आगे। तो इसलिए देयर फॉर द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम, क्योंकि तीसरा टेस्ट अल्लाह का शुक्र है पास हो गया, पहले दो अनलकीली क्या हो गए थे? फेल। अब जी नहीं, इस पे ईटा फेल्स टू परफॉर्म को नहीं करेंगे। ईटा बाय डिफॉल्ट सेलर अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी नहीं मारेगा कि मैं परफॉर्म करना छोड़ दूं। अब वो तो फिर सवाल बता देगा कि ईटा से सॉफ्टवेयर बन नहीं रहा और ये फेल हो गया परफॉर्म करने से, वो फिर और बात है। हाँ, वरना भाई ईटा इंशाल्लाह परफॉर्म करेगा, हम क्यों अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारेंगे खुद? ईटा अल्लाह का शुक्र है परफॉर्म करता रहेगा। तो इस लाइन को बस इग्नोर ही किया करना पेपर में। अच्छा, अब आए इधर आप, ये अब इस सवाल का मुझे जवाब दें सारी डिस्कशन के बाद, पेज 476 पे, यहां से थोड़ा सा आपको अंदाजा हो चीज का। ये खत्म हो गई डिस्कशन। अच्छा, an entity is developing a multi-unit residential complex। मेरा नहीं ख्याल ये हमारे घर आके बना रही है, ये अपने उधर ही बना रही है। यार इतनी सी लाइन से ही ना पहले दोनों फेल हो जाया करते हैं। मैं साथ साथ घर इस्तेमाल नहीं कर रहा, और जैसे जैसे घर बन रहे वो मेरा कंट्रोल नहीं आ रहा। A customer enters into a binding sales contract with the entity for specified unit that is under construction। अभी बना नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट शुरू है 1 जनवरी को, प्राइस 30 लाख है। वही सवाल है तकरीबन जो कल हमने किया था, परसों किया था। प्राइस 30 लाख है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन 2 साल बाद है। इसका मतलब है घर बनने में 2 साल लगने हैं, और अपने इलाके में रह के बना रहा है, मेरे पास आके नहीं बना रहा। जैसे जैसे बनाएगा वैसे वैसे मेरा कब्जा ट्रांसफर नहीं होगा। एंटिटी ईयर एंड इज 31 दिसंबर, द कंस्ट्रक्शन इज 60% कंप्लीट। ये तो उसने बता दिया, बाकी अगर डिसाइड हुआ पीओ ओवर टाइम है फिर ये परसेंटेज लगाएंगे, वरना सारा रेवेन्यू 2 साल बाद ही इंशाल्लाह बुक करेंगे। कस्टमर ने 10% एडवांस पकड़ा दिया, 3 लाख रुपया। कस्टमर विल मेक प्रोग्रेस पेमेंट्स, 45% वो पेमेंट दे देगा 31 दिसंबर 8 को, और 31 दिसंबर 9 को 45% पेमेंट दे देगा। तो 10% पेमेंट शुरू में आएगी, 31 दिसंबर 8 को 45% पेमेंट आएगी, बाकी 45 31 दिसंबर 9 को आएगी, टोटल 100% पैसा हमें मिल जाएगा। कैश के बारे में वाजिब बता दिया, 1 जनवरी को कैश आने, 31 दिसंबर को कैश आने, और 31 दिसंबर को कैश आने। कॉन्ट्रैक्ट में अच्छा खासा ये लिखा हुआ है, डेट स्टॉप द एंटिटी फ्रॉम बीइंग एबल टू डायरेक्ट द यूनिट टू अनदर कस्टमर। कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया है कि ये तुम किसी और कस्टमर को नहीं दे सकते। कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया है ये तुम किसी और कस्टमर को नहीं दे सकते। पहले 2 टेस्ट फेल हो चुके हैं, और सवाल में लिखा हुआ है ये तुम किसी और कस्टमर को नहीं दे सकते। मैंने कहा था कल तीसरे पॉइंट में जो पहला हिस्सा है उसके 2 मतलब हैं, या कॉन्ट्रैक्ट में हम मना करवा दें तुम किसी को नहीं दे सकते, या फिर एसेट स्पेशल नेचर का है कि किसी को नहीं दिया जा सकता। आप मुझे बताएं, ये जो सेलर वीक होता है पहले पॉइंट में, वो किस वजह से वीक होता है? सेकंड पॉइंट में हम उसे मजबूत करते हैं। सेलर वीक 2 वजह से होता है, या तो कस्टमर उसे कह देता है कि ये चीज तुमने किसी को नहीं बेचनी, या चीज ही ऐसी होती है कि किसी को बेची। मुझे लग रहा है कि एंटिटी परफॉर्मेंस इज नॉट क्रिएटिंग एन एसेट विद अ यूज टू, बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट हैज अच्छी खासी टर्म्स दैट स्टॉप द एंटिटी फ्रॉम बीइंग एबल टू डायरेक्ट टू एन। यही तो कल लाइन आपको बताई थी कि कॉन्ट्रैक्ट में भी रिस्ट्रिक्शन लग सकती है और एसेट की नेचर भी ऐसी हो सकती है। तो बताएं एसेट कब एंटिटी के इस्तेमाल का नहीं हुआ करेगा? जब कस्टमर कह दे इसे किसी को ना बेचें, या जब, अच्छा, इन एडिशन
customer has no right to cancel the contract. The customer has no right to cancel the, वही बात होगी, कस्टमर कैनॉट कैंसल, कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल नहीं कर सकता। इससे सेलर क्या होगा, जरा वीक होगा या मजबूत होगा? मजबूत होगा। और सेलर क्या करेगा, कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर नहीं सकता, सेलर अपना पूरा काम करेगा और पूरा काम करके जब उसको चीज बना के देगा तो पूरे पैसे ले लेगा। ये तो अधूरे पैसे से भी आगे की बात है, ये तो बड़ा बेनिफिट मिलेगा उसे। स्टैंडर्ड तो कहता था अधूरे में मिल जाए, वो कहता है पूरे पैसे लेंगे इंशाल्लाह उससे। कस्टमर कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। सेम सवाल आ गया जिस तरह पास पेपर के क्वेश्चन 15 का आखिरी सिनेरियो था। In addition, customer does not have the right to cancel the contract unless entity fails to perform. Unless के entity आके कहे कॉलेज वाले हम नहीं पढ़ा रहे, वो और बात है। कहता है वो तो एंटिटीज अल्लाह का शुक्र है अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी नहीं मारती, इसको छोड़ें। नेक्स्ट, जर्नल एंट्रीज करें। assuming if customer defaults, अगर कस्टमर फिर भी कैंसल कर दे, हालांकि उससे मना किया हुआ है हमने, अगर कस्टमर फिर भी कैंसल कर दे, कस्टमर कैंसल ऐसे करता है कि पेमेंट्स करना बंद कर देता है। कस्टमर ने और कैसे कैंसिल करना है, कस्टमर के पास और क्या चीज है, हम चीज बनाना बंद कर सकते हैं, वो चीजें, वो पैसे देना बंद कर सकते हैं। इफ कस्टमर डिफॉल्ट्स by failing to make the progress payments as and when they are due, the seller, अब देखना पड़ेगा कोर्ट्स कैसे सपोर्ट करते हैं इस सेलर को। कहते हैं कस्टमर कैंसिल कर नहीं सकता, लेकिन कर तो देते हैं लोग दुनिया में। तुम ये हरकत कर तो नहीं सकते, लेकिन कर तो देते हैं लोग दुनिया में। इफ कस्टमर डिफॉल्ट्स ऑन ऑब्लिगेशन, यानी कस्टमर पैसे देना बंद कर दे, तो कैंसिल ही कर दिया ना। अगर कस्टमर कैंसिल करे फिर क्या बनेगा सेलर का? द सेलर अल्हम्दुलिल्लाह हैज अ राइट, जिस मुल्क में सेलर ले रहे हैं उसका राइट है, ऑफ ऑल द कंसिडरेशन, अधूरी छोड़ें, ऑफ ऑल द कंसिडरेशन प्रॉमिस्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट इफ इट कंप्लीट्स द कंस्ट्रक्शन। हम तो करेंगे, हमने क्यों अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारनी है। अगर ये कंस्ट्रक्शन मुकम्मल करे तो हुकूमत इसके साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह द कोर्ट्स हैव प्रीवियसली अपहेल्ड, माने इस बात को, सिमिलर लाइट्स डेट डेवलपर्स टू रिक्वायर द कस्टमर, डेवलपर्स कस्टमर को रिक्वायर करते हैं कि तू परफॉर्म कर पैसे देके, कस्टमर पैसे देके परफॉर्म करते हैं। लेकिन जाहिर बात है सब्जेक्ट टू एंटिटी मीटिंग, अगर सेलर ने परफॉर्म किया फिर ही कोर्ट साथ देते हैं, अगर सेलर ही परफॉर्म ना करे फिर कोर्ट्स ने क्यों साथ देना है। आप बता दें आपको ये लाइन जो है इसका क्या मतलब लग रहा है। If customer default, the entity would have a right to all the consideration. इससे क्या मतलब लग रहा है आपको? एक ऊपर वाली लाइन है, एक नीचे वाली लाइन है, इन दोनों को मिला के पढ़ें। अब इससे क्या लग रहा है आपको? पहला स्टेप भी पास हो गया, दूसरा भी पास हो गया, ठीक है। सवाल में क्या लिखा हुआ है? कस्टमर कैंसिल कर नहीं सकता, कस्टमर कैंसिल कर नहीं सकता। एक बात लिख रहा हूं, इफ कस्टमर कैनॉट कैंसल, इफ कस्टमर कैनॉट कैंसल, अगर कस्टमर कैंसिल कर नहीं सकता बट ही स्टिल कैंसल्स, अगर वो फिर भी कैंसिल कर दे, तो इफ एंटिटी हैज राइट टू डिमांड मनी, अगर एंटिटी का राइट है टू डिमांड मनी एज पर कोर्ट्स, तो बताएं अब कौन मजबूत हो गया है। इफ कस्टमर कैन नॉट कैंसल, कॉलेज वालों ने कहा आप ये हरकत कर नहीं सकते, बट आपने कर दी। आप मोटरसाइकिल प्रिंसिपल साहब की गाड़ी के साथ, अजीब सी बोंगी सी बात कर रहा हूं, गलत बात है, इस वक्त टाइम नहीं है और मिसालें सोचने का। आप प्रिंसिपल की गाड़ी के साथ अपना मोटरसाइकिल उस छाव में पार्क कर नहीं सकते। इफ कस्टमर कैन नॉट डू इट बट ही स्टिल डू इट, तो एंटिटी का राइट है कि आपसे जुर्माना ले, पैसे ले, मांगे पैसे। आप बताएं आपको इधर क्या फीलिंग आ रही है, कौन स्ट्रांग हो रहा है, कौन इधर मुझे लिखना चाहिए, सेलर क्या हो रहा है। अब आपको क्या फीलिंग आ रही है, सेलर क्या हो रहा है। अगर आप कैंसिल कर नहीं सकते, और आगे क्या लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, अगर कैंसिल कर
तो छोड़ेंगे नहीं आपको, तो ठीक है, फिर तो आप स्ट्रांग ही हैं। मुझे तो इस लाइन का मतलब भी यही लग रहा है, सेलर स्ट्रांग है। ये कौन सा था क्वेश्चन 15 का? 3। और ये कौन सा क्वेश्चन है? एग्जाम्पल 6 ऑन पेज 476। बाय डिफॉल्ट क्या लिखना आप? सेकंड स्टेप क्या हो गया है? पास हो गया। सेकंड स्टेप पास हो गया। 1 मिनट रुक जाएं, 1 मिनट रुक जाओ भाई, तस्वीर खींचने से पहले। तीसरा सिनेरियो मैं नहीं बना रहा, वो पेपर में कभी टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन आप मुझे बताएं, वो आ सकता है पेपर में। अगर आप पार्क कर दें फिर भी बाइक, सॉरी, आप पार्क नहीं कर सकते बट आप फिर भी पार्क कर दें और एंटिटी का कोई राइट नहीं है। एंटिटी वाले कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट वाले कहते हैं यार ये क्या मूंगी सी बात लेके आएगा, जाओ निकलो। फिर ये बोलने लफ्ज, सेलर क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। और फिर सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। यार ये लफ्ज भी डाल दें, ये आज तक कभी उसने टेस्ट नहीं किया, ये मुझे बता दें। इफ कस्टमर कैंसल ड्यू टू एंटिटी पुअर परफॉर्मेंस, अगर कस्टमर कैंसिल कर दे एंटिटी पुअर परफॉर्मेंस की वजह से, फिर तो एंटिटी खुद ही अपने आप को वीक कर गई है। सोचें जरा, अगर आप इसलिए कॉलेज छोड़ के जा रहे हैं कि आप लोग पढ़ा ही नहीं रहे, तो फिर तो कॉलेज ने अपने आप को खुद ही, फिर दूसरा स्टेप पास हो ही नहीं सकता। फिर आपका कौन सा राइट है? फिर मैं फिर कॉलेज आके आपसे पैसे मांगे, और चलो पैसे निकाल, मैं पढ़ा नहीं रहा, पैसे निकाल। सोचे अकल लगाएं यार, प्लीज अकल लगाएं। वो जो अनलेस बार बार लिखा हुआ है उसको भी देख लें, खुदा ना खासा ये भी तो पेपर में आ सकता है। इफ कस्टमर कैंसल्स ड्यू टू, अब सोचें जरा, आप इसलिए कॉलेज से उठ के चले गए कि हम आपको पढ़ा नहीं रहे। अब मैं आपसे पैसे ले सकता हूं, तीसरा स्टेप, मैं आपसे पैसे ले सकता हूं अधूरे काम के। मैंने तो अब खुद अपने वहां पे कुल्हाड़ी मार दी, फिर मुझे कहां से, मुझे तो किसी कोर्ट ने भी सपोर्ट नहीं करना। तो इधर तो सेलर हफ्ते वाला वीक या कमजोर वाला वीक? डबल ई वाला नहीं, ई वाला। तो सेकंड स्टेप फेल हो गया। ये अपनी अटेम्प्ट लिख लें, आपकी अटेम्प्ट में आएगा ये, सीए फाइनल में। सारा स्यापा किस स्टेप में है? स्टेप नहीं, पहली लाइन आसान हुआ करेगी, कस्टमर है नो अल्टरनेट यूज, वो फौरन पकड़ लिया करेंगे। स्टेप 3 के 2 में ये मिस्टर भट्टी कौन है? क्लास में बैठा हुआ है? किधर है मिस्टर भट्टी? ये कौन है जिसके नंबर के एंड पे 264 आ रहा है? क्लास में बैठा हुआ है, मोबाइल ऑन किया हुआ है क्लास में। तुम्हें शर्म नहीं? मुझे शर्म नहीं? हमें शर्म नहीं? ओके, तो ये जो बार बार लाइन लिखी आ रही थी, अनलेस कस्टमर फेल वाली बात समझ आ गई है? अनलेस सेलर फेल। तो सेलर अगर फेल हो जाए तो फिर तो फारग है आप, आपने खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी है। चलें जी, बात को क्लोज करें माय डियर। अगर सवाल में सिर्फ ये लिखा हुआ है कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता, तो फिर सेलर क्या हो गया है? स्ट्रांग हो गया है। आप लोग दूसरा स्टेप पास करा दीजिएगा। अगर सवाल में लिखा हुआ है कि कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर नहीं सकता, लेकिन वो जो है वो हलाकू खान था और उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, और अब वो अगर कर देगा तो फिर मेरा राइट होगा कोर्ट में जाके पैसे लेने का, तो स्टिल आई एम स्ट्रांग। तो दूसरा स्टेप पास हो गया। और अगर उसने इस वजह से, आप लोग इस वजह से क्लास से उठ के चले गए कि ये पढ़ा ही नहीं रहे, तो फिर ऐसी सूरत में
सेलर का कहाँ से पैसे लेने का राइट है? सेलर का तो पैसे लेने का राइट नहीं है। अब सेलर आके 15 मिनट पढ़ा के चला जाए, फिर अगले दिन 20 मिनट आके तो सेलर तो खुद क्वालिटी रिड्यूस करे चीज की, मटेरियल खराब लगाने लग जाए, इंटें खराब लगाने लग जाए, लेबर जो है वो ऐसी ले है जो लाके खड़ी रहे सारा दिन और कहे अच्छा हम काम कराओ, इट चुकनी चलो 2-3 इटा आज बस थे। अच्छा माय डियर, ये दोनों लाइनें हाईलाइट कर लें और इसकी बेस पे सेकंड स्टेप क्या हो गया और फर्स्ट स्टेप दोनों पास हो गए, तो थर्ड क्राइटेरिया पूरा मेट हो गया। इसलिए हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे ओवर टाइम। बोलें, कस्टमर कैंसल कर नहीं सकता, लेकिन अगर कर दे तो सेलर उससे पैसे फिर भी ले। सेलर तो माशाल्लाह मजबूत प्रोग्राम है। दूसरा सिनेरियो जरा देखें। अच्छा, इसको लिख के कैसे आएंगे थ्योरी में? इसको लिख के कैसे आएंगे थ्योरी में? The customer is not receiving and consuming the benefits simultaneously, and the customer is not getting the control as the asset is created. So first two tests do not pass. Fail का लफ्ज़ ना लिख के आया करें, वो अच्छा नहीं होता। Do not pass. As far as the third step is concerned, the entity's performance is not creating an asset with a use to entity because लफ्ज़ वहां से उठाया, ये सारा जवाब इसी में है। Because the contract has a term that stop the entity from being able to direct to another customer. Further, the पहले बेशक ये लाइन उठा लें। Further, the entity has a right to payment for performance completed to date because if customer defaults, the entity still has a right to payment. चलें जी आगे। एक और सिचुएशन बनाई उसने। सिचुएशन कहते हैं अगर कस्टमर डिफॉल्ट कर देना, कर नहीं सकता, ये कर नहीं सकता वाला लफ्ज ऊपर लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कर नहीं सकता, लेकिन अगर कर दे तो फिर एंटिटी के पास दो चॉइसेस हैं। एंटिटी मे रिक्वायर द कस्टमर टू परफॉर्म। कस्टमर कैसे परफॉर्म करते हैं? आप ब्रेड लेने जाते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं? ऐसे ऐसे करके, सॉरी, पैसे देके। कस्टमर कैसे परफॉर्म करता है? चीज बना के, पैसे देके, सॉरी। Either the seller can require the customer to perform as required under the contract, या तो उसको मजबूर कर सकते हैं परफॉर्म करने पे, और द सेलर कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट। अगर तूने कैंसल किया तो मैं भी कैंसल कर दूंगा कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बदले में मैं तेरे से अंडर कंस्ट्रक्शन एसेट ले लूंगा और थोड़ी सी तेरे से पेनल्टी लूंगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की, थोड़ी सी तेरे से पेनल्टी लूंगा। अब सेलर के पास कितनी, ये सेलर के कोर्ट में बॉल है, ये लफ्ज होता है ना, सेलर के कोर्ट के अंदर बॉल है। अब सेलर के हाथ में है ये गेम, दोनों में से जो मर्जी काम करे। आप बताएं, अगर सेलर दूसरा काम करता है ना, तो फिर सेलर को कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन एसेट मिलना है और सिर्फ पेनल्टी मिलनी है। फिर मेरे भाई, मैंने कहा था दूसरा पार्ट मीट होने के लिए आपको सेलिंग प्राइस उस चीज की मिलनी चाहिए, कॉस्ट प्लस पेनल्टी नहीं, कॉस्ट प्लस रीजनेबल प्रॉफिट, अच्छा खासा जीपी मिलना चाहिए। आप बता दें, आपको क्या लग रहा है, सेलर मजबूत है या सेलर वीक हो गया? एक्सेलेंट, मजबूत है, बिकॉज उसके पास दोनों चॉइसेस हैं। उसके पास, स्टैंडर्ड कहते हैं ही इज स्टिल मजबूत। सोचें क्यों? इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट बाय कस्टमर, ईदर एंटिटी कैन रिक्वायर द कस्टमर टू परफॉर्म। तो अगर वो कैंसिल कर दे, हो सकता है मैं ऑप्शन 1 की तरफ चले जाऊं। मेरे हाथ में ना, मैं जो मर्जी करूं, मैं ऑप्शन 1 की तरफ चला जाऊं। मैं ऑप्शन 1 की तरफ जाके, तो स्टैंडर्ड कह रहा है कोई मसला नहीं, टेंशन प्रोग्राम है, ये तो यही वाला सिनेरियो बन रहा है। तो और अगर ये इधर वाली बात ना लिखी होती ना, और खाली ये आता, इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट बाय कस्टमर द एंटिटी कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट फॉर एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन,
उसके एसेट मिल जाएगा मुझे वापस, यानी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी, वही बात होनी है। एसेट मिलेगा तो कॉस्ट ही उसकी रिकवर होगी ना। एसेट में रख लूंगा अधूरा बना हुआ और थोड़ी सी उससे पेनल्टी ले लूंगा। ये अगर लाइन लिखी होती ना तो फिर तो मैं आपसे एग्री करता हूं। ये लाइन, इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट बाय कस्टमर द एंटिटी कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, और कॉस्ट रिकवर कर लेगा किस फॉर्म में, उससे नहीं कॉस्ट रिकवर करेगा, उससे कहेगा ये एसेट तुम्हारा मेरे पास पड़ा रहा, कॉस्ट रिकवर हो गई, और थोड़ी बहुत उससे क्या ले लेगा, पेनल्टी ले लेगा, लेकिन सेलिंग प्रॉफिट नहीं कमा सकेगा। अगर ये लिखा होता तो मैं आपसे एग्री करता हूं। फिर तीसरे स्टेप का दूसरा पॉइंट क्या हो जाता, फेल, और सेलर बहुत वीक हो जाता। लेकिन क्योंकि तीसरे पॉइंट का दूसरा पॉइंट पूरा होने के लिए शर्त है कि उससे प्रॉफिट कमाएं आप, और इधर क्या मसला है, इधर वाली बात लिखी है, तो इधर की वजह से हमारे पास चॉइस अवेलेबल है। तो देखें जरा, दो एंटिटी कुड कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, कर सकती थी, but the entity still has a right to payment for performance completed to date, because entity could also choose to enforce its rights to full payment under the, therefore the entity's performance obligation is still satisfied over time। तो इसमें मेरे ख्याल से ना ये लाइन हाईलाइट करें, इस वजह से बस यहां तक। और अब क्या करेंगे, इधर देखें, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये तो ऊपर से मिली हुई है ना, ये और ये मिला के थर्ड क्राइटेरिया क्या हो गया, पूरा हो गया। जी जी माय डियर, ना ना आमतौर पे पेनल्टी इतनी होती नहीं, अगर होगी तो बता देगा वो फिर कितनी ज्यादा है। पेनल्टी इतनी तो नहीं होती कि जीपी रिकवर हो जाए, फिर जीपी रिकवर कर लेता उससे। अब सारी डिस्कशन के बाद क्या डिसाइड हुआ कि ऐसा एसेट है जो सेलर के किसी काम का नहीं है, वो ये ब्लू मिट की लाइन यहां से, ऐसा एसेट है जो सेलर के किसी काम का नहीं है, और अगर कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर भी देता है तो इस सिनेरियो में मैं जरूर उससे पूरे पैसे ले लूंगा अपना काम पूरा करके, और इस सिनेरियो में मेरे पास ऑप्शन जरूर है कि मैं उससे पूरे पैसे ले सकता हूं। तो चलें जी, एंट्रीज बताएं जी। 1 जनवरी को जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कितने पैसे हमने उससे पकड़े हैं, 1 जनवरी 2008 को कितने पैसे उससे पकड़े हैं, कैश डेबिट कितने का है वो, अच्छा दोनों में एंट्रीज अब सेम होगी क्योंकि पीओ इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम। जी माय डियर, 3 लाख, ठीक है, ओके। 31 दिसंबर 2008, पहले आसान से बताएं, आराम से नंबर ने, इजी से, कैश बताएं कितना आया, कैश बताएं कितना है, 45%, 45%, पूरा 30 लाख पकड़े, इस उसने अमाउंट दी हुई है, चलें खैर है, 13, ओहो 000 ऐसे ही लगा रहे हैं। रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड एट अ पॉइंट ऑन ओवर टाइम, ये क्या बात हुई, उसने तो मुझे घर 2 साल बाद देने, तो रेवेन्यू ओवर टाइम क्यों रिकॉर्ड कर रहा है वो, तो मुझे 2 साल बाद देने। भाई तीसरा स्टेप पूरा हो रहा है, बस ये जवाब है आपका, कोई ज्यादा टेक्निकल जवाब है, तीसरा स्टेप पूरा हो रहा है, पहले 2 स्टेप फेल हो रहे हैं, तीसरा स्टेप पास हो रहा है। तो रेवेन्यू, रेवेन्यू नहीं, रेवेन्यू 45% नहीं, जाने दें यार, रेवेन्यू तो ऐसे दम होंगी हमारे, कैश और रेवेन्यू की कहानी स्टैंडर्ड में अलग अलग होती है। कंस्ट्रक्शन इज 60% कंप्लीट, 60% यानी 10 कमरों में से 4 कमरे उसने नहीं, 6 कमरे उसने बना के दे दिए, 3 लाख 30 लाख जरब जी 18 लाख। बैलेंसिंग की बात कर लेता हूं मैं, कर लेता हूं, आगे चलें, इजी मार्क्स लेने दिया करें पेपर में। 31 दिसंबर 2009 जी, कैश, कस्टमर विल मेक पेमेंट ऑफ 13,50,000 और 13,50,000 2009, वही वाली फिगर बस लिखें।
रेवेन्यू में वैसे हमने आदत डाली हुई है कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू लिखते होते हैं पहले 100% माइनस ऑलरेडी रिकॉर्डेड। शायद कभी हम क्लास में 40 नहीं लगाते इस तरह, एक आदत सी पड़ी हुई थी पहले की। व्हाट इज रेवेन्यू एज ऑन 3 million? व्हाट इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड? व्हाट इज 40%? 12 लाख। चलेंगे अधूरी एंट्रीज नोट कर लें, फिर इधर देख लेते हैं कि रिसीवेबल आना है, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी आनी है, क्या आना है, वो सारा देख लेते हैं। वो मैं कर देता हूं। मैं थोड़ी सी ये कराना चाह रहा हूं कि चीज जैसी भी हो भाई, आप लोग इजी मार्क्स पेपर में ले सकते हैं बाय पासिंग द अधूरी एंट्रीज। ये वैसे रेवेन्यू और कैश क्यों नहीं मैच करा साथ साथ? तो 10% पैसा इधर पकड़ लिया था ना, बाकी इधर वैसे भी 60% रेवेन्यू बुक हुआ है। चलें जी, अब ये तो बड़ी अच्छी रिवीजन होने लगी है। मुझे बताएं आप क्या करें इसका। 18 लाख वाली चीज मैंने उसको दे दी है और अभी तक उससे 13 लाख लिए हैं, तो बाकी ले लिए हुए हैं या ले लूंगा? कुछ तो ले ही लिए हुए हैं, कुछ तो ले ही लिए हुए हैं। सोचें जरा, इतने ले लिए और इतने की चीज बेच दी, बाकी पैसे ले लिए हुए हैं या ले लूंगा? फिलहाल ये लग रहा है कुछ ले लिए हुए हैं, तो इस अकाउंट को खत्म करें इजी मार्क्स में। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कितना? 3 लाख। अब देखें, अब तो एंट्री होगी टैली, अभी भी नहीं हो रही। अच्छा, बैलेंसिंग किस साइड पे आ रहा है? डेबिट साइड पे। अब क्या करूं? कुछ पैसे ले लिए, कुछ ले लिए थे, बताए। अच्छा भाई, इस सवाल में ना एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट है। यहां ना एक कंडीशन अटैच है, तो इसको ना अनकंडीशनल राइट नहीं कहना, यहां डेटर बुक नहीं करना। आम सूरतों में आप डेटर पेपर में बुक किया करें। एक कॉन्सेप्ट था कॉन्ट्रैक्ट एसेट का, छोटा सा इस सवाल में कॉन्सेप्ट है, जरा इसको जरा अब थोड़ा सा हजम करने की कोशिश कीजिएगा। एक कंडीशन अटैच है। असल में एक लफ्ज लिखा हुआ है सवाल में, जो आज तक किसी सवाल में नहीं लिखा हुआ था। वो लफ्ज हमने पढ़ा हुआ है किसी और तरीके से। हमने क्लास में बेची थी प्रोडक्ट ए और हमने कहा था इसके पैसे तब मिलेंगे जब तुम मुझे बेचोगे प्रोडक्ट बी, उससे पहले पैसे। इसका मतलब है आपने टाइम का वेट नहीं करना, आपने अपनी प्रोग्रेस दिखानी है बाय डिलीवरिंग प्रोडक्ट बी। यू हैव टू शो योर प्रोग्रेस, सो यू हैव टू वेट फॉर द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट बी। ये बात याद आ गई जिस दिन पहले दिन पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट एसेट। तो हमने क्या की थी, पहले बेची थी प्रोडक्ट ए शायद जनवरी के एंड पे, और फरवरी के एंड पे हमने बेचनी थी प्रोडक्ट बी, और हमने हमसे कहा था तुझे पैसे लेने का हक तब बनेगा जब मैं प्रोग्रेस करूंगा। प्रोग्रेस, जब सेलर प्रोग्रेस करेगा तब सेलर के पैसे लेने का हक बनेगा, और वो प्रोग्रेस थी कि बी मुझे डिलीवर कर देना। इस सवाल में एक वाज़ेह लफ्ज आ गया, येलो से हाईलाइट कर रहा हूं मैं, प्रोग्रेस पेमेंट्स। पेमेंट्स को उसने लिंक कर दिया प्रोग्रेस से। प्रोग्रेस करोगे तो पैसे मिलेंगे, प्रोग्रेस नहीं करोगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब वो कह रहे कि 45% पैसे मैंने तुम्हें 2009 की प्रोग्रेस देख के दूंगा। 45 अभी ले लो 2008 में, और 45% 2009 की प्रोग्रेस देख के लूंगा। तो ऐसा लफ्ज अगर कभी खुदा ना खास्ता आ जाए ना, तो इसका मतलब है अभी आप उससे पैसे नहीं मांग सकते, हालांकि आपने डिलीवर कर दी चीजें, आप पैसे नहीं मांग सकते अनलेस के आप उसे अगले साल क्या शो करें। बोले क्या शो करें? प्रोग्रेस। याद रखिएगा, अगर अगले साल आपने उसे प्रोग्रेस शो ना की तो ये पैसे भी नहीं मिलने। यू हैव टू शो हिम, तो यू हैव टू वेट फॉर टाइम, या अगले साल बिल्डिंग बना के देनी है
तो ये खतरनाक सा लफ्ज जरा हाईलाइट कर लें, इस सवाल में था प्रोग्रेस पेमेंट्स। सो दैट्स व्हाई आई हैव अ राइट बट इट इज कंडीशनल। अच्छा, इसको ना मैं एंड पे करता होता हूँ इसलिए कि इसका एक आधा नंबर होना है, कोई रिसीवेबल लिख देगा, इन चीजों की ज्यादा टेंशन ना लिया करें। कॉन्ट्रैक्ट एसेट बैलेंसिंग बताएं। 1.5 लाख। बाकी डेटर में शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि एकदम पैसे आ गए हैं सारे, तो डेटर में शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब इसको अकाउंट को खत्म कर दें किताबों से। तो पूरे सवाल में किसी का एक आधा नंबर कट जाना था, कोई डेटर लिख देता तो। जी ऊपर वाले ही उठा लें। 1.5 लाख। तो लिखें पेमेंट का राइट प्रोग्रेस पे डिपेंडेंट था, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एसेट रिकॉर्ड किया। चलो भाई अगला पार्ट बनाओ।